नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा मेंस का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसमें हम आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोग 6 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों, इससे पहले हम आपको बिहार दरोगा मेंस का बहुत सारा प्रैक्टिस सेट कराए हुए हैं, आप लोग उसे भी जा कर के देख सकते हैं, जिसमें हम एडिटेरिया वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 1 और आपको विद्यासागर रहमान सर के बुक का भी, किरण बुक का भी बहुत सारा प्रैक्टिस सेट कराए हुए हैं, उसे भी आप लोग जा कर के देख सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप लोग वहाँ से प्राप्त कर लीजिएगा। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप दोस्तों में अपना शेयर कीजिएगा फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कर है कि अंतर्राष्ट्रीय दास्ता निवारण दिवस कब मनाया जाता है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्ता निवारण दिवस मनाया जाता है। और देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और ऑप्शन नंबर सी में दे रहा, माफ़ कीजिएगा, डी में 16 सितंबर। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को। और दोस्तों, यह आपको दरोगा मेंस में पूछा हुआ सही था अगले बार कि 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो ओजोन परत संरक्षण दिवस। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि विशेष परिस्थितियों में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 108 में किया गया है। जब साधारण विधेयक पर सदन में गतिरोध उत्पन्न होती है तो संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना राष्ट्रपति निकाल सकते हैं, और जब राष्ट्रपति अधिसूचना जारी कर देते हैं तो संयुक्त अधिवेशन अनिवार्य रूप से होती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि दोस्तों, अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो आप कमेंट करके उसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि गदर दल का स्थापना वर्ष क्या था। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1913 में। गदर दल वर्ष 1913 में स्थापित किया गया था, और गदर दल का जो स्थापना हुआ था वह आपको सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। गदर दल के संस्थापक लाला हरदयाल एवं सोहन सिंह भखना थे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि कोशिका भित्ति से संबंधित असत्य तथ्य निम्न में से कौन है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोशिका भित्ति सजीव होती है। ये जो है ये आपका असत्य है, यानी कि इसमें बताना था कि कोशिका भित्ति से संबंधित असत्य तथ्य कौन है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। कोशिका भित्ति जो होती है वह सजीव होती है। कोशिका भित्ति निर्जीव होती है, ये आपका सही है। कोशिका भित्ति मुक्त रूप से परागम होती है, यह भी सही है। और कोशिका भित्ति पादप कोशिका की आकृति निर्धारित करती है, यह भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है इसमें कि वर्ष 2001 से 2011 के दौरान भारत की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर क्या रही है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 17.7%। दोस्तों, अगर आपको एक और बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट करना है शाम में, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का समय क्या रहेगा। ऐसे में हम कल आपको एक पोल देंगे, उसमें भी आप लोग बता सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 1991 से 2001 के दौरान देश की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि जो था वह 21.54 रहा था, और वर्ष 2001 से 2011 की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि 17.7% रहा था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा धातु का प्रयोग किया गया है।
नवपाषाण सभ्यता के बाद मानव सभ्यता का अगला चरण त्राम संस्कृति का था और त्राम संस्कृति काल में मालवा संस्कृति का मृदभान सबसे उत्तम था और भारत में अंतिम त्राम संस्कृति जो है वह जोरवे संस्कृति था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि विधान परिषद की संरचना का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 171 में उल्लेखित है। और ऑप्शन ए में दे रहा है अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना से संबंधित है और विधानसभा सदस्य का संख्या अधिकतम जो है वह 500 और न्यूनतम 60 हो सकती है। वर्तमान में भारत में 31 विधानसभा है और भारत का सबसे छोटा विधानसभा जो है वह पुडुचेरी विधानसभा है। अनुच्छेद 172 जो दे रहा है इसमें 172 में राज्य विधानमंडल के सदनों की अवधि से संबंधित है और अनुच्छेद 173 में राज्य विधानमंडल के सदनों की सदस्यता के लिए अर्हता से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि शिवाजी के मंत्री परिषद यानी कि अष्टप्रधान में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसे सुमंत कहा जाता था। शिवाजी के मंत्री परिषद में विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था और शिवाजी के प्रशासन में 8 मंत्रियों के समूह को अष्टप्रधान कहा जाता था। कुछ आपको अष्टप्रधान जो थे और उनका पद नाम था, उनका विभाग था, हम आपको बता देते हैं। पेशवा जो थे, पेशवा का कार्य क्षेत्र था अष्टप्रधान का प्रमुख अर्थात प्रधानमंत्री थे और मंत्री अथवा वाक्यानीश जो थे वह आंतरिक सुरक्षा का प्रमुख यानी कि गृह मंत्री थे और सचिव अथवा सुरनवीस अथवा चिटनीस यह पत्राचार विभाग के प्रमुख थे और एक अमात्य अथवा मजूमदार थे। एक थे अमात्य तथा मजूमदार वह राज्य की आय व्यय मामले का प्रमुख थे और एक सुमंत थे। सुमंत जो थे वह विदेश मामले के प्रमुख थे और एक सेनापति अथवा सर नौबत था जो कि सैन्य मामले का प्रमुख था। एक न्यायाधीश थे जो कि न्याय विभाग का प्रमुख थे और एक पंडित राव थे जो कि धार्मिक मामलों के प्रमुख थे। तो आपको 8 अष्टप्रधान से संबंधित जो पद थे वो हम बता दिए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कि किसने कहा कि राजनीतिक शास्त्र का राज्य से प्रारंभ और राज्य के साथ ही अंत होता है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गार्नर ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स साइंस एंड गवर्नमेंट में राजनीतिक शास्त्र की प्रकृति विषय क्षेत्र के संबंध में कहा है कि राज्य ही राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत है। दोस्तों आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है कि पृथ्वी के पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में निम्नलिखित में से कौन सा तिथि पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ऑप्शन देख लेते हैं, आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है 11 फरवरी। 11 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है 22 जुलाई। 22 जुलाई को राष्ट्रीय आम दिवस 22 जुलाई को राष्ट्रीय आम दिवस तथा पाई मानक दिवस मनाया जाता है। और ऑप्शन नंबर बी में 11 नवंबर दे रहा है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है और 11 नवंबर को भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद की जयंती भी मनाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है कि मनोरा का किला कहाँ स्थित है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह तमिलनाडु में स्थित है। मनोरा किला की वास्तुकला शैली जो है वह द्रविड़ शैली है। और ऑप्शन बता देते हैं, राजस्थान में आपको किला है मेहरगढ़ का किला। उसके बाद मध्य प्रदेश में किला है ग्वालियर का किला है मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का कार्यकाल निम्न में से क्या होता है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इनमें से जो भी पहले हो। अनुच्छेद
अनुच्छेद 316 में अनुच्छेद 316 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि का उल्लेख है और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है कि संसदीय प्रणाली की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है। और प्रजातांत्रिक विश्व में शासन की दो प्रमुख प्रणालियां हैं, एक संसदीय एवं एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली प्रचलन में है। और संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि निमोनिया का कारक रोगाणु क्या है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु। निमोनिया का कारक जो है निमोनिया का कारक जो रोगाणु है वह जीवाणु है। और रोगाणु जो है डिप्लोकोकस न्यूमोनी जीवाणु है। और इस जीवाणु का संचरण श्वसन नली तथा फेफड़ों तक संक्रामक बूंदों द्वारा होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। और भारत में उपराष्ट्रपति का पद जो है वो आपको अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में राष्ट्रपति पद उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में। और उपराष्ट्रपति का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है उपराष्ट्रपति का सबसे महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रपति रिक्त होने पर कार्यकाल राष्ट्रपति का पद धारण करना। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, यानी कि 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि यूरोप के प्रसिद्ध क्रीमिया युद्ध का अंत किस संधि से हुआ। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिस की संधि। 1856 ईस्वी में क्रीमिया के युद्ध का अंत पेरिस की संधि से हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि थैलेसीमिया रोग से संबंधित निम्न में से सही तथ्य को चुनना है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन की अपसामान्यता। थैलेसीमिया रोग ज़्यादातर बच्चों में होता है और लगभग प्राणघाती है। और थैलेसीमिया रोग अप्रभावी जीन द्वारा नियंत्रित हीमोग्लोबिन की अपसामान्य से होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि प्राक्कलन समिति में राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक भी सदस्य नहीं होते हैं। प्राक्कलन समिति संसद की एक अस्थायी समिति है और इस समिति में 30 सदस्य होते हैं। और इस समिति के सभी सदस्य जो है वह लोकसभा से होते हैं। प्राक्कलन समिति इस विषय पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है कि संगठनात्मक सुधारों, प्रशासनिक दक्षता अथवा सुधारों से नीतिगत आकलन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, यानी कि प्राक्कलन समिति जो है कितने सदस्य, समिति राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं। राज्यसभा में, तो राज्यसभा में एक भी सदस्य नहीं होते हैं। जितने भी सदस्य होते हैं वो लोकसभा से होते हैं। और इस समिति में 30 सदस्य होते हैं, जो कि 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में आपको कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सही रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि CaSO4.12H2O। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियों का हिस्सा था। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। जर्मनी जो था वह धुरी शक्तियों का हिस्सा था। और जर्मनी, इटली और जापान को धुरी राष्ट्र का संज्ञा दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम दिल्ली को राजधानी बनाया था। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। और इल्तुतमिश के शासनकाल में सहायता देने के लिए 40 गुलाम सरदारों का एक दल बनाया, जिसे तुर्कान-ए-चिहलगानी कहा गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं
क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि एक्वापोनिक कृषि के तहत निम्न में क्या शामिल है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रैक में पौधों के साथ मछली पालन। टैंक हो जाएगा, टैंक में पौधों के साथ मछली पालन, ऑप्शन नंबर डी वो हो जाएगा आपको एक्वापोनिक कृषि। एक्वापोनिक कृषि की एक नई तकनीक है और एक्वापोनिक कृषि के अंतर्गत किसानों के द्वारा पौधे उगाने के साथ साथ मत्स्य पालन सम्मिलित रूप से किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि IDBI भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इसका पूरा नाम है की स्थापना कब हुई थी। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1964 में हुआ था। और IDBI बैंक 1976 से RBI के एक सहायक संस्था के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1952 ईस्वी में किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था। और भारत में योजना आयोग का गठन जो है वह 15 मार्च, योजना आयोग का गठन जो हुआ था 15 मार्च 1950 को किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं 25 में कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान के भाग 2 के उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए भारत का नागरिक बना रहेगा। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 10 में। नागरिकता के अधिकार का बना रहना उल्लेख अनुच्छेद 10 में है। ऑप्शन बता देते हैं जो दिया हुआ है। अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद के द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। और अनुच्छेद जो ऑप्शन सी में दे रहा है अनुच्छेद 9 कहता है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। और अनुच्छेद 8 कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। और कुछ जान लेते हैं भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत आपको नागरिकता है जो कि अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता से संबंध है। और भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधित जो है वह एकल नागरिकता है जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि महलवारी भू राजस्व व्यवस्था में राजस्व निर्धारण की इकाई निम्न में से किसे माना गया। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांव को माना गया है। महलवारी व्यवस्था में लगान सरकारी खजानों में जमा कराने का उत्तरदायित्व गांव के मुखिया या लंबरदार का होता था। और आधुनिक उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में महलवारी पद्धति लागू की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं और कुछ इसमें जान लेते हैं। महलवारी राजस्व व्यवस्था लागू करने में प्रमुख भूमिका जो था वह हॉल्ट मैकेंजी की थी। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा करते समय हम कई क्षेत्रों में लाल रंग की मिट्टी देखते हैं, मिट्टी का ऐसा रंग होने का क्या कारण है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फेरिस ऑक्साइड की प्रचुरता। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण जो होता है वह नदियों के निक्षेपण से होता है। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा कम होती है। बांगर पुराने जलोढ़ मिट्टी को एवं खादर जो है नए जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। और काली मिट्टी का निर्माण जो है ज्वालामुखी के उद्गार के कारण बैसाल्ट चट्टानों के निर्माण से हुई है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि मीठी क्रांति इनमें से किसके उत्पादन से संबंधित है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शहद। शहद जो है वह मीठी क्रांति से संबंधित है। और कुछ बता देते हैं, श्वेत क्रांति जो है वह दुग्ध उत्पादन से है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से है। लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन से है। एक आता है गोल क्रांति, गोल क्रांति जो है वह आलू उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति एक होता है जो कि वह फल उत्पादन यानी कि बागवानी से है। और भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं 29 में कह रहा है कि संसद के किसी सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित विवाद का अंतिम निर्णय निम्न में से किसके द्वारा किया जाएगा। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 103 के अंतर्गत यदि यह प्रश्न उठता है कि संसद का कोई सदस्य निर्धारित योग्यता के तहत सदन का सदस्य होने के योग्य है या नहीं, तो यह प्रश्न राष्ट्रपति को निर्णय लेने के लिए भेजा जाएगा तथा राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। राष्ट्रपति संसद सदस्य की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय के पूर्व निर्वाचन आयोग से सलाह लेगा और राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए निर्णय का न्यायिक जांच किया जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन सा चैलकोजन है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी कि वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 34 होता है और वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 16 होता है, वह आपको चैलकोजन है। यानी कि 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि इजराइल देश की सीमा किस देश के से मिलती है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिस्र, जॉर्डन, लेबनान एवं सीरिया देश से मिलती है और इजराइल एशिया का एक देश है। इजराइल के उत्तर पूर्वी भाग पर गोलन हाइट्स स्थित है जो सीरिया और इजराइल के बीच विवादित है। नेक्स्ट देख लेते हैं 32 में कह रहा है कि जगजीवन राम किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए थे। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोरारजी देसाई। नेक्स्ट देख लेते हैं 33 में कह रहा है कि निम्न में से कौन उदासीन तत्वों का उदाहरण नहीं है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिथियम जो है उदासीन तत्वों का उदाहरण नहीं है क्योंकि यह धातु है। यह उच्च सक्रिय तत्व है। वह तत्व जिसकी अंतिम कक्षा पूर्णतः भरी रहती है उदासीन तत्व कहलाता है और उदासीन तत्वों को अक्रिय गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में आपको कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत प्रशासन में अमीर अखूर पद किस विषय से संबंधित था। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजकीय अश्वशाला। दिल्ली सल्तनत की प्रथम शासिका रजिया ने अबिसिनियाई निवासी जमालुद्दीन याकूत को अमीर अखूर पद पर नियुक्त किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं 35 में कह रहा है कि लाहौर एवं जम्मू कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन डैश कालीन वास्तु कलाकृतियाँ है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको मुगल कालीन वास्तु कलाकृतियाँ है। जहांगीर के द्वारा कश्मीर में शालीमार गार्डन और निशांत बाग का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि तीव्र गतिमान धनावेशित कण कभी कभी अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर आते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये कण विक्षेपित हो जाएंगे। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूर्व की ओर। नेक्स्ट देख लेते हैं यह आपको यौगिक है CH3, CH, CH2, CH2 और CI का IUPAC नाम आपको बताना है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 क्लोरो और 3 मेथिल ब्यूटेन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा कि निम्न में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को और 11 जनवरी 1966 ईस्वी को ताशकंद में शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि बोरेक्स निम्न में से किस धातु का अयस्क है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह सोडियम का अयस्क है और बोरेक्स का सूत्र होता है Na2B4O7.10H2O। यह आपको बोरेक्स का सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 40 में आपको कह रहा है कि एक वस्तु का आयतन 1/3 भाग पानी के बाहर तैरता है और आयतन का 3/4 भाग एक द्रव के बाहर तैरता है, तो द्रव का घनत्व आपको बताना है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4/9 ग्राम प्रति cc, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वह राइट आंसर हो जाएगा 4/9। नेक्स्ट देख लेते हैं
क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनाता है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन। कार्बन एक बहुमुखी तत्व है जो सभी सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनाता है और कार्बन में कैटिनेशन गुण पाया जाता है जिसके कारण यह अनेक यौगिकों का निर्माण करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 42 में कह रहा है कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जाओं के साथ चल रहे हैं और कणों को उनके वेगों के बढ़ते हुए क्रम में किस प्रकार विन्यासित कर सकते हैं। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फा कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि श्यानता का गुण पाया जाता है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव एवं गैस दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 44 में कह रहा है कि बांस में फूल आना डैश का कारण बनता है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चूहों की आबादी में वृद्धि। बांस के जीवन के अंतिम चरण उसमें फूल खिलते हैं। बांस के एक फूल में 40 से 50 तक बीज होते हैं जो दिखने में चावल के दाने जैसे लगते हैं और ये बीज चूहे को ज़्यादा पसंद आते हैं जिन्हें खाने से इनकी संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि होती है। बांस का उपयोग कागज बनाने में भी किया जाता है और बांस जो है वह ग्रामीणीय कुल का घास है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि यदि किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी एवं लेंस किस प्रकृति का है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 मीटर और उत्तल लेंस। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कानून पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंदरगाह कानून संशोधन अधिनियम 1997 जो है वह पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि एक युग्म बना होता है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समान परिणाम के दो भिन्न भिन्न समानांतर बलों का बना होता है एक युग्म। नेक्स्ट देख लेते हैं 48 में कह रहा है कि यदि इलेक्ट्रॉन की स्थिति की अनिश्चितता शून्य हो तो संवेग में अनिश्चितता होगी। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि लाल रक्त कण का जीवन काल निम्न में से कितने दिनों का होता है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20 से 120 दिन का होता है और आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। आरबीसी की मृत्यु प्लीहा में होती है, इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है कि चिकित्सा क्षेत्र में रेड लाइन अभियान क्या है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंटीबायोटिक दवाओं के सही प्रयोग के प्रति जागरूकता लाना। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि निम्न में से कौन शहर गंगा नदी के किनारे अवस्थित नहीं है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ जो है वह गंगा नदी के किनारे अवस्थित नहीं है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर जो है वह गोमती नदी के किनारे अवस्थित है। कानपुर, बलिया और बक्सर जो है वह गंगा नदी के किनारे है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि गोविंद सागर झील किस राज्य में है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में भांगड़ा बांध के पीछे सतलज नदी पर मानव निर्मित झील है। गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जनपद में सोन की सहायक नदी रिहंद पर बनाया गया है। गोविंद बल्लभ पंत सागर। नेक्स्ट देख लेते हैं 53 में कह रहा है कि मोर प्रशासन में प्रचलित संस्था या संचार निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित थे। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको गुप्तचरी से। मोर प्रशासन में प्रचलित संस्था एवं संचार गुप्तचरी से संबंधित थे और मोर प्रशासन में गुप्तचरी व्यवस्था काफ़ी उच्च स्तर का था और मोर प्रशासन में गुप्तचरों को आपको गूढ़ पुरुष भी कहा जाता था। नेक्स्ट देख लेते हैं 54 में कह रहा है कि पूना समझौते पर किस ने हस्ताक्षर किए थे। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, MK गांधी यानी कि महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर हस्ताक्षर किए थे और 24 सितंबर 1932
1932 को पुनः पैक्ट हुआ था और पुनः पैक्ट के द्वारा गांधी जी दलितों को बांटने का अंग्रेज के प्रयास को असफल कर दिया। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा किया था। 16 अगस्त 1932 को इसके द्वारा हिंदू दलितों को अलग निर्वाचन मंडल देने का प्रावधान किया गया था और गांधी जी इसके विरोध में पूना के एरोदा जेल में रहकर आमरण अनशन किए थे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, स्वदेशी एवं बहिष्कार सर्वप्रथम किस आंदोलन में उठाया गया था? 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंग भंग विरोधी आंदोलन। बंगाल को 2 भागों में बांटने की घोषणा 19 जुलाई 1905 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा शिमला से किया गया था और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में हुए एक बैठक में स्वदेशी और बहिष्कार की औपचारिक घोषणा की गई और इस बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया और बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुआ था वह 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को किस लड़ाई में हराया था? 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानीपत की लड़ाई में। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में हराया था और 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जिसमें बाबर की जीत हुई थी और यह आपको जो युद्ध हुआ था वह तुगलुमा पद्धति का प्रयोग इसमें हुआ था, तुगलुमा पद्धति का इसमें प्रयोग हुआ था। और पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो भी हम बता देते हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य को पराजित किया था। अकबर ने हेमू को हराया था। उसके बाद पानीपत का तृतीय युद्ध भी बता देते हैं जो कि 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था जिसमें मराठा और अफगानी के बीच हुआ था और पानीपत के आपको प्रथम युद्ध में लोदी वंश और सल्तनत काल का पतन हो गया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। और जो तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को मराठा और अफगानों के बीच तीसरा युद्ध हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं, सिपाही विद्रोह या ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आज़ादी की पहली लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1857 में। ब्रेस ब्राउन राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल लाया गया था और एनफील्ड राइफल के कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था और गाय और सूअर की चर्बी हिंदू और मुस्लिम के धार्मिक मामलों को ठेस पहुंचाता है। इसी कारण इसका विरोध जो है हिंदू और मुस्लिम लोगों के समुदाय ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण जो है वह फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। उसके बाद कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण जो कराए थे वह इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में कुतुब मीनार की सबसे ऊपरी मंजिल यानी कि चौथी मंजिल बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गई थी और फिरोज शाह तुगलक ने टूटी हुई चौथी मंजिल के स्थान पर 2 मंजिलों का निर्माण कराया जिसके फलस्वरूप कुतुब मीनार में कुल 5 मंजिल हो गए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह 8 जो थे तेलुगु कवि थे। 8 तेलुगु कवि जो थे वो अष्टदिग्गज थे और विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि निम्न में से कौन कनिष्क के दरबार में नहीं थे? 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पतंजलि जो थे वह कनिष्क के दरबार में नहीं थे। अश्वघोष, चरक और नागार्जुन जो थे वह आपको कनिष्क के दरबार में थे और आपको पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। अश्वघोष, चरक और नागार्जुन कनिष्क के दरबार में थे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहां से कहां तक है? 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह सिलचर से पोरबंदर तक है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बनाई गई उत्तर दक्षिण कॉरिडोर श्रीनगर से कन्याकुमारी तक और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सिलचर से पोरबंदर तक है और इस परियोजना की कुल लंबाई 7142 किलोमीटर
7142 किलोमीटर है। और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की कुल लंबाई जो है वह 5846 किलोमीटर है। और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के द्वारा 4 महानगर को जोड़ा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि कुंडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कल्पक्कम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र भी तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 63 कह रहा है कि वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 64 में कह रहा है कि थोंगडा लोकनृत्य निम्न में से कहाँ का है। थोंगटा लोकनृत्य निम्न में से कहाँ का है। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह मणिपुर का लोकनृत्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि उत्तर रामचरित निम्न में से किसकी रचना है। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह भवभूति की रचना है। भवभूति द्वारा महावीर चरितम और मालती माधव पुस्तक भी लिखी गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन 66 कह रहा है कि दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने। शाहजहां के शासनकाल को मुगल स्थापत्य एवं वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 67 में कह रहा है कि तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक के द्वारा कराया गया था। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन 255 से 250 बीसी के बीच किया गया था। और तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन जो है वह पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में आपको कह रहा है कि एकला चले रे गीत किसने लिखा था। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने काव्य, उपन्यास, लघु कथा, नाटक प्रबंध, चित्रकला और संगीत क्षेत्र में योगदान दिया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट देख लेते हैं। जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली थी उस दिन महात्मा गांधी कहाँ थे। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह कलकत्ता में थे। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा पाकिस्तान अलग देश और भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया गया, जिसे 15 जुलाई को कॉमन्स सभा और 16 जुलाई को लाइन्स सभा में पारित कर दिया गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है कि अकबर के शासनकाल की निम्न में से कौन सी घटना सबसे बाद में हुई थी। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीन ए इलाही की घोषणा। दीन ए इलाही की घोषणा आपको सबसे बाद में हुई थी। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की गई थी। 1573 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किया गया था। और आपको गुजरात विजय के उपलक्ष्य में किया गया था बुलंद दरवाजा का निर्माण। और 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और 1580 ईस्वी में राजस्व प्रशासन में दहसाला प्रथा की शुरुआत की गई थी। और 1582 ईस्वी में जो है अकबर के द्वारा तौहीद इलाही अथवा दीन इलाही यानी कि 1582 में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 आपको कह रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति किस वर्ष की। बलवंत राय मेहता समिति किस वर्ष की है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको 1957 की है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की विफलता के बाद भारत सरकार के द्वारा बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। और बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की थी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। निम्न में से किस रीट के द्वारा न्यायालय बंदी बनाए गए किसी व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित करने का आदेश देता है। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत प्रत्येक भारतीय नागरिकों को संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पौंडीचेरी विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 17वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पौंडीचेरी विधानसभा एवं प्रस्तावित दिल्ली विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का भाग बनने का अधिकार प्रदान किया गया है। आपको 17वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
74 में कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद से संबंधित है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 262। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में दे रहा अनुच्छेद 162। अनुच्छेद 162 के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार का उल्लेख है। नेक्स्ट देख लेते हैं 75 में कह रहा है कि गठिया, जोड़ों के दर्द और पैर की बीमारी से पीड़ित हाथियों के लिए हाइड्रोथेरेपी उपचार केंद्र यानी कि वाटर क्लिनिक डैश में है। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह मथुरा में है। नेक्स्ट देख लेते हैं 76 में कह रहा है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना कारखाना खोला, जो कि दक्षिण भारत में प्रथम। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मसूलीपट्टनम में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है कि कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको मध्य प्रदेश में स्थित है और भारत में वर्तमान में आपको 53 टाइगर रिजर्व है। देख लीजिएगा, इसमें आपको कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, 53 इसे इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में आपको कह रहा है कि राजा रवि वर्मा निम्न में से किस क्षेत्र के ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व थे। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कला। राजा रवि वर्मा भारत के महान चित्रकारों में से एक थे। राजा रवि वर्मा को भारत में आधुनिक चित्रकारी शैली का प्रवर्तक माना जाता है और राजा रवि वर्मा केरल राज्य से संबंध रखते थे। ये आपको पूछता है कि राजा रवि वर्मा किस राज्य से संबंध रखते थे, केरल राज्य से। नेक्स्ट देख लेते हैं ताशकंद निम्न में से किस देश की राजधानी है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह उज्बेकिस्तान की राजधानी है। तजाकिस्तान यह कि आपको ऑप्शन नंबर बी में जो दे रहा है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है और कजाकिस्तान जो ऑप्शन सी में दे रहा है इसकी राजधानी जो है वह अस्ताना है और तजाकिस्तान ऑप्शन ए में दे रहा है इसकी राजधानी दुशांबे है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 80 में कह रहा है कि माउंट मोर्गन स्वर्ण उत्पादक क्षेत्र निम्न में से किस देश में है। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको ऑस्ट्रेलिया में है। और कालगुरली है कुलगार्डी स्वर्ण उत्पादन क्षेत्र भी ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट देख लेते हैं 80 में 81 माफ कीजिएगा 81 कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 होगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो माफ़ कीजिएगा 5 अंकों की सबसे जो छोटी संख्या होता है वो आपको होता है 10,000 और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होता है वो आपको 9,999 होता है। दोनों में अंतर कीजिएगा तो 1 का होगा, यानी कि सबसे छोटी और 4 अंकों की सबसे बड़ी। नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 में आपको कह रहा है कि दो संख्याओं का HCF 16 तथा उनका अंतर 16 है तो संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें आप देखना है ऑप्शन से इसको बनाइएगा, यानी कि इसमें 20 का अंतर है, इसमें भी आपको ज़्यादा है, लेकिन इस दोनों में 16 का अंतर है। तो देखिएगा कि 16 और 80 का जिसका HCF अगर 16 होगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 82 का ए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 83 में कह रहा है कि 20 पेन और 46 पेंसिल को 235 रुपये में खरीदा गया और यदि पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपये 50 पैसे है तो पेन का औसत मूल्य कितना है। 83 का राइट आंसर जो हो जाएगा बता देते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कह रहा है कि 46 पेंसिल को 20 पेन और 46 पेंसिल को 235 में खरीदते हैं, तो यदि पेंसिल का औसत मूल्य जो दिया हुआ है 2 रुपये 50 पैसा, तो 46 पेंसिल में 2 से गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 115 और 115 को 235 में घटा लीजिएगा तो आपको आ जाएगा 120 आ जाएगा, जो कि यह आपको बच जाएगा पेन का मूल्य बच जाएगा। पेंसिल का तो घटा लिए, तो उसके बाद 120 जो हो जाएगा पेंसिल, वह आपको 20 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा। तो एक पेंसिल का मूल्य इसमें पूछ रहा है तो आपको 6 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6 रुपये। क्वेश्चन नंबर 84 इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1/16। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85 में आपको कह रहा है कि यदि एक गोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन कितना होगा।
एक गोले का आयतन जो होता है वह 4/3 पाई आर क्यू होता है, गोले का आयतन। इसी से आप लोग बनाइएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 में कह रहा है कि ए को दो निर्धारित स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक बिछाने में 16 दिन का समय लगता है, बी इसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है और सी की मदद से इस कार्य को 4 दिन में पूरा लेते हैं, तो सी अकेले उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा। यानी कि ए का 1 दिन का कार्य जो हो जाएगा 1/16, बी का 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/12 हो जाएगा, और तीनों का कार्य जो निकालिएगा 1 दिन का, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी 1 दिन का कार्य जो हो जाएगा वह 1/4 भाग हो जाएगा। तो इसमें सी का 1 दिन का कार्य निकालना है, तो इसमें सी को आपको कार्य निकालिएगा तो इस सी का कार्य आ जाएगा आपको 5/48 भाग आएगा, तो सी का समय जो हो जाएगा वह 48/5 दिन हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी कि घड़ी के क्वेश्चन दे रहा है कि सुबह के 6:43 बजे 6:43 घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच बने न्यून कोण का मान कितना होगा। इसका फॉर्मूला बताए थे हम आपको 30 गुने घंटा माइनस 11/2 गुने मिनट। इस फार्मूला से बनाइएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 56.5 डिग्री। नेक्स्ट देख लेते हैं, 88 में आपको इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14। क्वेश्चन नंबर 89 में कह रहा है कि यदि एक घन की भुजा 9√3 सेंटीमीटर है तो उस विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। 89 का राइट आंसर हो जाएगा 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 27 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं, 90 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 56.5 डिग्री। नेक्स्ट देख लेते हैं, 91 में आपको कह रहा है कि 11 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति औसत स्कोर 52 है, 13 पारियों के बाद औसत 54 हो गया। यदि बल्लेबाज ने 13वीं पारी में पिछली पारी का 16 रन अधिक बनाया तो 12वीं पारी में कितने रन बनाए। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 57। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे दे रहा है कि 2002 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करना है। यदि ब्याज की गणना वार्षिक की जाती है, पहले इसका साधारण ब्याज निकाल लीजिएगा P गुने R गुने T/100 के फॉर्मूला से, उसके बाद इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला हो जाएगा P × 1 + R/100 के पावर T और माइनस P। इससे आप लोग इसका निकाल लीजिएगा चक्रवृद्धि ब्याज और दोनों का अंतर कर दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माफ़ कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 20 रुपये का अंतर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित पाई चार्ट भारत के विभिन्न राज्यों के विभिन्न व्यवसाय करने वाले लोगों की संख्या को प्रतिशत के रूप में दर्शाना है। पाई चार्ट भारत के विभिन्न राज्यों से विभिन्न व्यवसाय करने वाले लोगों की संख्या को प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। तो इसको आप लोग बनाइएगा, तो यानी कि इसमें पूछ रहा है कि किसान को निरूपित करने वाले वृत्तखंड के लिए केंद्र कोण का मान लगभग कितना है। तो इसमें आप लोग देख लीजिए कि किसान जो है वह 11% किसान का है, तो यानी कि पूरा का वैल्यू जो हो जाएगा, यानी कि केंद्रीय कोण 360 डिग्री है, यानी कि पूरा का वैल्यू 360 डिग्री है, गुने कितना है किसान का 11 और कितना में है 100 में है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको 39 पॉइंट कुछ आएगा, यानी कि लगभग में इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 40 हो जाएगा। लगभग में इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन में दे रहा है कि राम श्याम का भाई है और महेश राम का पिता है, जगत प्रिया का भाई है और प्रिया श्याम की बेटी है, तो महेश जगत से किस तरह संबंधित है। 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दादा या नाना। नेक्स्ट देख लेते हैं, 95 में दे रहा है कि एक विशिष्ट कूट स्टार को इतना
प्लेन को इतना, तो सेल को क्या लिखेंगे। तो इसमें से आपको देख करके लिख देना है कि स्टार का अंक क्या दिया है कुट में, तो स्टार का यानी कि एस का 3 दिया है। उसके बाद ए का देखना है तो 8 दिया हुआ है। उसके बाद एल का देखना है तो यहाँ एल का दिया हुआ है 1, और उसके बाद ई का देखना है, ई का 4 दिया हुआ है। तो इसी को आप लोग मिला करके लिख देना है। 95 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3814। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 96 को आप लोग सॉल्व कीजिएगा कि दी गई सीरीज में 3 ऐसे हैं जिनके तुरंत बाद 9 और तुरंत पहले 8 आता हो। 96 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3। नेक्स्ट देख लेते हैं 97 में आपको दिया हुआ है एक, आपको नीचे दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसको आप लोग बनाइएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 98। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ए का 3 होता है, सी का ए का 1 होता है, सी का 3, ई का 5 और जी का 7। तो इसी तरह बढ़ाइएगा क्रम से। ए का 2 3 2 5 2 7, 7 और 2 9 हो जाएगा। उसके बाद सी का 3 होता है, एफ का 6, जे का 10, ओ का 15। तो 6 3 8 3 6, 6 और 4 10 और 5 15, 15 और 6 21 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि इसमें एक एक अंक आगे बढ़ रहा है। 98 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि यदि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द मध्य में आएगा। तो आपको देख लीजिएगा, इसमें कॉमन जो है उसको हटा दीजिएगा। तो डी सब में कॉमन है। उसके बाद देखना है कि आपको शब्दकोश में पहले कौन आता है, तो पहले आपको ए आएगा। तो डांस में भी ए है और डेयर में भी ए है। तो देखना है कि ए के बाद क्या आता है। तो ए के बाद इसमें एन आता है और इसमें आर आता है। तो पहले एन आता है तो पहले डेयर हो जाएगा। तो 1 नंबर में आपको हो जाएगा डेयर, डेयर हो जाएगा 1 नंबर में। और 2 नंबर में हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, 1 नंबर में डांस हो जाएगा, 2 नंबर में डेयर हो जाएगा। उसके बाद देखना है तीनों में कि पहले कौन आता है। तो ई के बाद जी है, ई के बाद ए है और ई के बाद भी है। तो पहले ई के बाद ए आता है तो 3 नंबर में ए हो जाएगा, 4 नंबर में आपको ई हो जाएगा और 5 नंबर में। तो कह रहा है कि कौन सा शब्द मध्य में आएगा। तो डी ई ए आर, डियर जो है 3 नंबर में आता है तो यही मध्य में आएगा। तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी ई ए आर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 100 में आपको है, कह रहा है कि सूचीबद्ध 4 संख्याओं में से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, असंगत का चयन करना है। तो इसमें से आपको देखना है कि देखिए बीच में 1 दे रहा है और 3 दोनों का अंतर कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। उसके बाद इसमें 9 6 जो है, इस दोनों का अंतर कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। और 7 और 4 इसका अंतर कीजिएगा, 7 और 4, तो इसका अंतर जो है वह 3 हो जाएगा। उसके बाद और 325 है, इसमें भी अंतर कीजिएगा तो इसका अंतर जो बीच में दिया हुआ है 2, वह 2 ही आएगा। इसमें आ रहा है 3 आ रहा है, तो यानी कि इसका असंगत आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 था। इससे पहले दोस्तों हम लोग 6 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।